देख लें। अब कुछ जो है यहाँ से जो है वो लोग आउट हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे हैं। बहरहाल जो ब्रेक थी वो अब ब्रेक ख़त्म हो गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे हमें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है, क्योंकि ये बेसिक्स चल रही हैं, तो बेसिक्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आगे जाके रिपीट करने से बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें यहीं से सीख लें, तो फिर आपको बाद में ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे हमने टेंसेस की बात की, हमने बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, वो उन्हीं चीज़ों को हम लेके थोड़ा सा और मज़ीद आगे चल रहे हैं। कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट्स है जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे भी आगे जाके भी बात कर रहे हैं। तो किसी का भी जो सवाल होगा वो सवाल आप लोग ना पूछें, जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप आखिर में पूछ लीजिएगा। अब ये टॉपिक जो है हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट्स क्रिएटिव इंग्लिश राइटिंग आपको लिखा नज़र आ रहा है। एक मिनट मैं इसको आपको फुल स्क्रीन करके देता हूँ। जी हो गया फुल स्क्रीन। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आप कहीं जाते हैं अपनी राइटिंग चेक कराने के लिए, वो आपको कहता है यार क्रिएटिव राइटिंग हम आपको सिखाएंगे, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो समझने की बात यह है कि क्रिएटिव राइटिंग आखिर होती क्या है। देखिए, आप किसी भी ज़ुबान में जब आप लिखते हैं और आप इस तरह लिखते हैं कि उस ज़ुबान के राइटिंग के जितने भी असूल हैं आप उनको मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और उस लैंग्वेज के इस्तेमाल करने का जो मकसद है कि अपने आइडिया को आप कन्वे करें किसी शख्स तक थ्रू योर राइटिंग, वो मकसद बेसिकली अगर पूरा हो रहा हो तो आप इसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो नॉर्मल जर्नल जो इंग्लिश वाली क्रिएटिविटी है, बेसिकली 100% इसका ये वो मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि राइटिंग के तमाम असूलों के मुताबिक आप लिख रहे हैं, और वो कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत बड़े बड़े असूल नहीं है, बहुत सिंपल असूल है, बहुत सिंपल बातें हैं जो सबको ही पता होती हैं और उन्हीं को आपने फॉलो करना है। और अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से असूल होते हैं, आगे जाके हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, लेकिन उनमें जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उन बातों को हम यहाँ पर आगे जाके देखते हैं। हाँ, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें है तो वैसे 17 to 18 और 20 ऐसे की कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनमें से चंद एक आध चीज़ें जो है मैं निकाल के आपके सामने आज मैंने रखे हैं। यही चीज़ें आप देख लें, और इनमें जो मज़ीद पढ़ाते रहेंगे वो टॉपिक के साथ साथ हम कवर करते जाएंगे, उसमें कोई इतना बड़ा हमें इशू नहीं होगा। तो देखें, वर्ड और वोकैबुलरी देखने में तो ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड और वोकैबुलरी में फ़र्क बेसिकली क्या है। हम अक्सर यही उर्दू में कहते हैं कि हमारे अल्फाजों की ज़रूरत है, अल्फाज हम सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें एक डिफ्रेंशिएशन है, वर्ड्स भी कहते हैं, वोकैबुलरी भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे क्या डिफरेंस है और डिफरेंस क्यों बता रहे हैं ये भी बताएंगे। सेंटेंस और क्लॉज के दरमियान में एक बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे, और हम बाकायदा जुमले और क्लॉजेस बना के आपको दिखाएंगे। फ्रेजोलॉजी एक बहुत कॉमन टर्म नहीं है, मगर आप सब इसके बारे में आप लोगों को सबको इन्फॉर्मेशन है। जब मैं इसे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता चल जाएगा फ्रेजोलॉजी बेसिकली क्या होती है। डिक्शन अगेन वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आपको सही वर्ड इस्तेमाल करनी चाहिए सही जगह पे। जैसे एक आर्म्ड फोर्सेस में एक बात मशहूर है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं राइट वर्ड फॉर द राइट प्लेस, सो दैट इज़ डिक्शन। अगर आपकी राइट वर्ड राइट प्लेस पे नहीं है, हम कहते हैं डिक्शन का मसला है। कोहेरेंस और कोहिजन, ये दोनों वो वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है स्ट्रक्चरली, और आपके सेंटेंसेस में जो आइडियाज़ हैं क्या वो एक ही आइडिया जो आप बात कर रहे हैं उसी आइडिया के इर्द गिर्द घूम रही है, या आपकी आइडिया बीच में टूट रही है, आप कुछ और चीज़ें इररेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप जब भी इररेलेवेंसी की तरफ जाते हैं
तो आप इसे कोहेजन का मसला समझते हैं, हम इसे कोहेजन कहते हैं। और आप कोहेरेंस के अंदर हम बात करेंगे कि आप स्ट्रक्चरली जो आपके सेंटेंसेस है क्या वो कनेक्टेड है, उनमें कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चरली जो है वो जो कनेक्टिविटी है क्या वो शो हो रही है या नहीं। पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग जो कॉमन चीज़ें हैं वो एंड में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन आए देखते हैं। जी, वर्ड्स और वोकेबलरी के दरमियान में डिफरेंस। पहले तो वैसे मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि इसके दरमियान में डिफरेंस क्या है। मुझे लगता है आप जब तक लिखेंगे बताएंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमारे पास बेसिकली लेक्चर का कुछ ही टाइम रह गया है, आई थिंक सो हार्डली 25 मिनट्स हमारे रह गए हैं। तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होंगे फिर हम आपसे पूछेंगे। जी, वर्ड्स और वोकेबलरी में बेसिकली फ़र्क ये है कि वर्ड्स उर्दू में हम दोनों को, उर्दू हिंदी जो भी है उसमें हम सिंपली कहते हैं अल्फाज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें वर्ड्स कहते हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे ये डिक्शनरी वर्ड है, ठीक है। डिक्शनरी आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट्स से बना हुआ है, तो ये एक मीनिंग देता है, हम इसे वर्ड कहते हैं, हम इसे वोकेबलरी भी कह सकते हैं। वर्ड और वोकेबलरी की हम डिफ्रेंशिएशन ऐसे करते हैं कि मान ले एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर सैकड़ों वर्ड्स होते हैं, A to Z अल्फ़ाबेटिकली वो अरेंज्ड होते हैं। क्या डिक्शनरी के सारे वर्ड्स स्पोकन में या राइटिंग में यूज़ होती हैं एट अ टाइम जब हम लिखते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल जब लिखता है क्या वो सारे वर्ड्स इस्तेमाल करता है? नहीं करता। ऑफ कोर्स द आंसर इज़ नो। तो हम जब जनरली अल्फाजों की बात करें तो हम कहेंगे वर्ड्स, जैसे कि हम कहते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी, इन द बुक, एनीवेयर। लेकिन जब हम उन्हीं अल्फाजों को वोकेबलरी कहें, इसका मतलब ये है कि हम उन चंद अल्फाजों की बात कर रहे हैं डिक्शनरी के या अंग्रेज़ी ज़ुबान के, जो या तो लिखने में काम आ रही हैं, ज़्यादा इस्तेमाल हो रही, या जो बोलने में काम आ रही हैं, इस्तेमाल हो रही। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि हम